हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अपग्रेड एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हमारा मध्य प्रदेश का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हमें मध्य प्रदेश की बहुत सारी जानकारी यहाँ पर क्या है कवर करनी है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने मध्य प्रदेश का बहुत सारा अध्ययन किया था और हम देख लेते हैं हमने मध्य प्रदेश के किन किन टॉपिक के बारे में हमने क्या है डिटेल से पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश का नामकरण, कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया। फिर हमने मध्य प्रदेश का पुराना नाम देखा था कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है ना। फिर हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से थे, अन्य नामों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार के बारे में वर्णन किया था। भौगोलिक विस्तार, यानी यहां पर हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखा था, अक्षांशीय विस्तार देखा था। फिर हमने मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखा था, देशांतरीय विस्तार देखा था, है ना। फिर हम देख लेते कि मध्य प्रदेश का हमने क्षेत्रफल देख लिया था, हमने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने मध्य प्रदेश की आकृति के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मध्य प्रदेश की आकृति के बारे में हमने कि मध्य प्रदेश की आकृति क्या है, ज्यामिति प्रकार की आकृति है। तो ये इतने सारे टॉपिक हमने कल के एमपीजीके के फर्स्ट पार्ट में क्या है डिस्कस कर लिया था। आज हमारे मध्य प्रदेश का सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है और हमको सेकंड पार्ट में इन सब टॉपिकों से क्या है अब आगे के टॉपिक हम देख लेते हैं और वहां पर भी हम क्या करते हैं बहुत सारा अध्ययन और डिटेल से क्या है वहां पर चर्चा करने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको साफ कर देते हैं। अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा। तो दोस्तों, जब हम मध्य प्रदेश की सीमाएं देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगी हैं, तो हम थोड़ा नक्शा यहां पर तैयार कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो यह है हमारा मध्य प्रदेश और हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लग रही हैं हमारे राज्य की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या देख लेते हैं, प्राकृतिक सीमाएं देख लेते हैं, प्राकृतिक सीमाएं देख लेते हैं। तो दोस्तों, जहां मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे नॉर्थ में कौन और साउथ में, है ना, वेस्ट में और ईस्ट में, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में प्राकृतिक सीमाएं किस प्रकार से क्या है निर्धारण हो रही हैं। यहाँ पर नदियां क्या कर रही हैं, कुछ सीमा नदियां डिसाइड कर रही हैं, कहीं पर्वत डिसाइड कर रहे हैं, कहीं श्रेणी, मतलब तो मध्य प्रदेश की यह क्या है सब नेचुरलिटी बाउंड्री क्या है डिसाइड हो रही है। तो हम देख लेते हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहां से एक नदी निकल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी निकल रही है और आप देखेंगे कि यह जो नदी है, यह जो नदी है वो इस प्रकार से क्या है निकल रही है। यह जो नदी है वो यहां से क्या है इस प्रकार से निकल रही है और यहां से मध्य प्रदेश के नॉर्थ पर क्या है बाउंड्री पर ऐसे निकल रही है। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है दोस्तों चंबल नदी। और यह कहां से निकल रही है, यह आप देखेंगे इंदौर से निकल रही है। कहां से निकल रही है, इंदौर से निकल रही है और ऐसे सीधे मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर बहती हुई कहां मिल रही है दोस्तों, आप देखेंगे यहीं से ये यमुना नदी में मिल रही है। कहां मिल जा रही है, यमुना नदी में मिल जा रही है।
और यमुना नदी कहां मिल रही है दोस्तों? यमुना नदी गंगा में मिल जा रही है। यमुना नदी कहां मिल जा रही है? गंगा नदी में मिल जा रही है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है, मध्य प्रदेश की जो नॉर्थ वाली जो बाउंड्री है, वो चंबल नदी डिसाइड कर रही है। यानी मध्य प्रदेश की जो नॉर्थ वाली जो बाउंड्री है वो चंबल नदी बना रही है। फिर आप यहीं से देखेंगे, यहां से आप देखेंगे एक नदी यहां से ऐसे निकल रही है, यहां से एक नदी निकल रही है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ताप्ती, ताप्ती नदी। और यह बैतूल से निकल रही है ना। तो यहां से ताप्ती नदी है जो मध्य प्रदेश की बिल्कुल दक्षिणी सीमा से निकल रही है, और यहां सीधे कहां जा रही है? सीधी ये अरब सागर में जाकर गिर जा रही है, खंबात की खाड़ी के आसपास ये गिर जाएगी। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है, मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो कौन बना रही है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के द्वारा मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा क्या कर रही है? निर्धारण कर रही है। वहीं आप देखेंगे कुछ इस टाइप का एक पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिल रही है, और उस श्रेणी का नाम क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। और यह जो सतपुड़ा श्रेणी है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस पर्वत श्रेणी के द्वारा क्या डिफाइंड हो रही है, तो आप आंसर कर देंगे सर वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के द्वारा क्या है? डिफाइंड हो रही है। तो ये सतपुड़ा पर्वत के द्वारा क्या हो रही है? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा डिफाइंड हो रही है। अगर नदी की पूछे तो आप आंसर कर देंगे सर यह ताप्ती नदी के द्वारा हो रही है। फिर आप यहीं देखेंगे, यहां पर एक श्रेणी मिल रही है, और उस श्रेणी का नाम क्या है? उस श्रेणी का नाम है अमरकंटक श्रेणी। तो मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा किससे निर्धारण हो रही है? अमरकंटक श्रेणी से निर्धारण हो रही है। फिर आप देख लेंगे यहां पर एक श्रेणी और है, यहां पर एक श्रेणी और है, और उस श्रेणी का नाम है राजपीपला। राजपीपला। तो मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण क्या कौन सी श्रेणी कर रही है? तो यह मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वो हमारी राजपीपला श्रेणी कर रही है। यहीं से आप देखेंगे धार के आसपास यहां से एक नदी निकल रही है, और उस नदी का नाम है माही। उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? उस नदी का नाम है माही। मैं यहां लिख दे रहा हूं, उस नदी का नाम है माही। तो यहां से माही नदी निकल रही है मध्य प्रदेश के धार जिले से, है ना। तो यहाँ ये भी क्या कर रही है? पश्चिमी सीमा का निर्धारण कर रही है। और दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को क्या है? 2 बार काटती है, तो बहुत सारी क्या है? इंपॉर्टेंट नदी है यह। तो यह तो दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं क्या है? निर्धारण हो रही है। मध्य प्रदेश की क्या है? प्राकृतिक सीमा निर्धारण हो रही है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा हमारी चंबल नदी डिफाइंड कर रही है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी जो सीमा है वो पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा डिफाइंड कर रहा है, और अगर नदी की बात करें तो यह ताप्ती नदी क्या है? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बना रही है। फिर वहीं आप दक्षिण और पूर्व में देखेंगे तो अमरकंटक श्रेणी है जो मध्य प्रदेश की क्या है? सीमा बना रहा है यहाँ पर। और वहीं अगर पश्चिम में देखेंगे तो राजपीपला जो श्रेणी है जो मध्य प्रदेश की क्या है? पश्चिमी सीमा क्या है? निर्धारण कर रहा है। तो दोस्तों यह तो क्या है? प्राकृतिक बाउंड्री है जो मध्य प्रदेश की क्या है? यह डिफाइन कर रही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्यों से जो बाउंड्री शेयर हो रही है, कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लग रहे हैं, उनको हम क्या है? डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बाउंड्री भी डिस्कस करेंगे, और वर्तमान मध्य प्रदेश की बाउंड्री भी क्या है? डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या है? दोनों बाउंड्री क्या है? डिस्कस करना है यहां पर। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश की, यानी 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी? 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती थी? तो यह हम देख लेते हैं। तो आप देख लेंगे कि मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो लगभग
सॉरी लगभग क्या, ये 7 राज्यों से स्पर्श कर रही है इस समय। आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है यहां तक ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। यहां से आप देखेंगे यहां से आप यहां तक देखेंगे तो यह कौन सा राज्य आ रहा है, यह राजस्थान आ रहा है, यह राजस्थान आ रहा है। फिर आप यहां से लेके यहां से देखेंगे तो यह एक राज्य आ रहा है, वह राज्य का नाम क्या है, गुजरात है। फिर यहां से लेकर यहां तक जो राज्य लग रहा है यहां तक, वो आप देखेंगे महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, यानी यहां से लेके यहां तक जो लग रहा है क्या है, महाराष्ट्र है। यहां से देखेंगे ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ इसमें है ही। फिर आप देखेंगे बिहार, यहां से आप उड़ीसा और यहां आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इतने राज्यों से क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की क्या है, सीमाएं लग रही हैं। आप काउंट कर लेते हैं कितने राज्य हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की क्या है, सीमा यहां पर लग रही है, यानी टच हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। तो ये तो क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश, क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश। और अविभाजित जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, यह उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह सबसे बड़ा राज्य है, यह क्या है, सबसे बड़ा राज्य है इस समय भारत का। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 2000 को इसका क्या है, बंटवारा हुआ, 1 नवंबर 2000 को जैसे ही इसका बंटवारा हुआ, तो इसकी जो सीमा है वो अब 5 राज्यों से लगती है वर्तमान में, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, तो एक अच्छा क्षेत्रफल कहां चला गया, दूसरे राज्य में चला गया। तो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा क्या है, कम हो गई है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की जो सीमा थी वो क्या हो गई, अब कम हो गई है। तो अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो अब कितने राज्यों से स्पर्श हो रही है। तो हम देख लेंगे कि वर्तमान जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, यहां से यहां तक गुजरात, यह हमारा वही राजस्थान है, यहां पर उत्तर प्रदेश है, और यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ है, यहां पर छत्तीसगढ़ है। और बिल्कुल जस्ट साउथ में देखेंगे तो आप क्या है, महाराष्ट्र है, यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पर हमें महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो सीमा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, 5 राज्यों से स्पर्श कर रही है। नॉर्थ में देखेंगे बिल्कुल हमारा उत्तर प्रदेश है, साउथ में बिल्कुल महाराष्ट्र है, आप पूरब में देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, दक्षिण पूर्व में भी छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, और हमारा पश्चिम में जस्ट गुजरात है, और उत्तर पश्चिम में हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ राजस्थान हमें देखने को मिल रहा है। और हम वहीं देख लेंगे कि यह सेकंड सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी जो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है, वर्तमान में अगर देखें इसकी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो 1600 किलोमीटर राजस्थान से लग रही है, यानी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है हमारा जो एमपी है वो क्या है, 1600 किलोमीटर है। और दोस्तों यह क्या है, ऑफिशियल डाटा है, कई बुकों में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले हमारे मध्य प्रदेश के क्या है, मतलब शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बाउंड्री अगर देखा जाए तो वो कौन है, वो है हमारा राजस्थान, यानी राजस्थान से हमारा जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है क्षेत्रफल के आधार पर। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए फिर हमारा गुजरात है,
इसकी सबसे कम कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा किससे कर रहा है, राजस्थान से शेयर कर रहा है, और सबसे कम किससे करेगा, तो यह सबसे कम जो शेयर कर रहा है बाउंड्री, सबसे कम वो किससे कर रहा है, वो गुजरात से कर रहा है। यानी झाबुआ और अलीराजपुर के जो मध्य प्रदेश के दो जिले हैं, इसकी सीमा गुजरात से लग रही है ना। तो सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश किससे साझा कर रहा है, गुजरात से कर रहा है, और सबसे ज्यादा सीमा कहां से कर रहा है, वह राजस्थान राज्य से अपनी शेयर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और यह हमारा छत्तीसगढ़ है और यह हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में कितने राज्य, 5 राज्यों से यह अपनी सीमा क्या है, साझा कर रहा है। यहां तक कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के दोस्तों 6 जिले ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा से क्या है, अपनी सीमा साझा करते हैं। अपनी सीमा क्या है, साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो अपनी सीमा 2 राज्यों से साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहां बता दे रहा हूं कि आप यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मुरैना है। आप मैप देखेंगे ब्लैंक में तो आपको दिख जाएगा कि ये मुरैना है। तो इधर ये यूपी से भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और इधर ये राजस्थान से भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो मुरैना क्या है, पहला जिला हो गया। दूसरा आप देखेंगे, आप इधर देखेंगे कि ये हमारा शिवपुरी लगा है, ये हमारा शिवपुरी लगा है। तो आप देखेंगे राजस्थान से भी ये टच हो रहा है और ये यूपी से भी टच हो रहा है, तो ये दूसरा जिला हो गया। फिर आप देखेंगे यहां पर सिंगरौली मिलेगा हमारा। तो सिंगरौली आप देखेंगे तो यह देखेंगे यह छत्तीसगढ़ से भी बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है। किससे कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और इधर किससे कर रहा है, यूपी से भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर दोस्तों आप इधर देखेंगे ये बालाघाट है। तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ से भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और अपनी बाउंड्री महाराष्ट्र से भी शेयर कर रहा है। महाराष्ट्र से भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। फिर आप देखेंगे यहीं पर 2 जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। तो आप देखेंगे कि यह जो जिला है वो महाराष्ट्र से भी शेयर कर रहा है और गुजरात से भी शेयर कर रहा है। और यह जो जिला है यह गुजरात से भी शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री और राजस्थान से भी कर रहा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा 2 राज्यों से साझा करते हैं। क्या कर रहे हैं, 2 राज्यों से अपनी बाउंड्री क्या है, साझा कर रहे हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश है यह पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक स्टेट है। अब ये लैंड लॉक क्या है, ये हम थोड़ा यहां मैपिंग से समझ लेते हैं कि लैंड लॉक क्या है। लैंड लॉक कहते किसे हैं, भू आवेष्टित कैसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम मैपिंग से समझ लेते हैं। पहले हम इंडिया का नक्शा बना लेते हैं। यह दोस्तों क्या है, हमने इंडिया का क्या है, नक्शा बना लिया है। तो आप देखेंगे यह हमारा मध्य प्रदेश है, यह हमारा क्या है, यहां पर हम मध्य प्रदेश दोस्तों बना दे रहे हैं। यह हमारा मध्य प्रदेश है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश हमारा क्या है, इंडिया के एकदम बीच में है। इंडिया के क्या है, एकदम बीच में है। और आप देखेंगे कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र बिल्कुल समुद्र से घिरा हुआ है, यानी यह बंगाल की खाड़ी है, यह बंगाल की खाड़ी है। और एक साइड क्या है, पश्चिम में अरब सागर है, यह अरब सागर है।
और आप साउथ में जाएंगे एकदम तो आप कहां प्रवेश कर जाएंगे, आप हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएंगे, हिंद महासागर। तो यह हिंद महासागर है। तो आप देखेंगे दोस्तों लैंडलॉक का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी भूमि जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री या किसी भी जल राशि को क्या है स्पर्श नहीं करे, उसे भू आविष्टित कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे भू आविष्टित कहा जाता है। तो आप ही डिसाइड करो दोस्तों, यहां से आप देख लेंगे यह हमारा क्या है, पाकिस्तान है, यह हमारा पाकिस्तान है कि नहीं है। यहां पर आप देखेंगे ये अफगानिस्तान चला गया और यहीं से आप देखेंगे कि यह क्या है, चाइना लगा है, यह नेपाल है और यह बांग्लादेश है और यह क्या है, ये म्यांमार है। तो दोस्तों मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो दोस्तों आप अपने विवेक से बताएं कि क्या हमारा मध्य प्रदेश किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहा है क्या, बताओ। क्या हमारा जो स्टेट है वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या है, टच कर रहा है? आपका आंसर होगा नहीं कर रहा है सर। क्या किसी भी जल राशि को यहां पर टच कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश? नहीं कर रहा है। तो अब हमारा मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा मध्य प्रदेश है यह क्या है, भू आवेष्टित है, भू आवेष्टित है। क्यों है? क्योंकि यह इसकी जो सीमा है वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को क्या है, टच नहीं कर रही है और ना ही किसी समुद्रीय सीमा को क्या है, टच कर रही है। इसलिए इसको पूर्णतः क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को पूर्णतः भू आवेष्टित कहा जाता है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य भू आवेष्टित हैं। क्या है दोस्तों? भू आवेष्टित है, भू आवेष्टित है। तो भारत के कितने राज्य हैं भू आवेष्टित? 5 राज्य हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिले, 18 जिले क्या है, भू आवेष्टित है, भू आवेष्टित है। ठीक है दोस्तों, जिनकी बाउंड्री क्या है, किसी भी राज्य की सीमा को क्या है, स्पर्श नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो यह तो हमारा क्या हो गया, भू आवेष्टित का टॉपिक हमने देख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम विवाद कि मध्य प्रदेश का किसी क्षेत्र को लेकर जो विवाद हुआ था वो किससे हुआ था। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ और 2 अलग अलग राज्य हमें इंडिया के नक्शे पर दिखाई देने लगे, 2 अलग अलग राज्य हमें इंडिया के नक्शे पर दिखाई देने लगे। जैसे 1 नवंबर 2000 को 2 राज्यों का क्या हुआ था, विभाजन हो गया था, मध्य प्रदेश में से ही निकला था। तो 2 राज्य हमारे क्या है, अस्तित्व में आए थे। एक तो मध्य प्रदेश था, दूसरा था हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा क्या था, छत्तीसगढ़ था। यानी इंडिया के नक्शे पर कहीं ना कहीं 2 राज्यों का क्या हो गया था, एक तरीके से विभाजन हो गया था या जन्म हो गया था नए तरीका। फिर हम देख लेते हैं कि इन 2 राज्यों के बीच में एक विवाद चला था, एक क्या चला था, एक विवाद चला था। और वह विवाद क्या था, किसी क्षेत्र को लेकर था। यह जो विवाद था वो किसी क्षेत्र को लेकर था और वह क्षेत्र हम देख लेते हैं, वह क्षेत्र हम देख लेते हैं कि अनूपपुर जिला में, अनूपपुर जिला में एक क्षेत्र है, एक जगह है और उस जगह का नाम है किरार घाटी। क्या है, किरार घाटी। और जो किरार घाटी का क्षेत्रफल है वो 7 वर्ग किलोमीटर को लेकर क्या है, इसको विवाद था। कितना था दोस्तों, 7 वर्ग किलोमीटर को लेकर दोनों राज्यों में क्या था, विवाद था। और कहीं ना कहीं जो किरार घाटी है, जो किरार घाटी है, इस क्षेत्र को दोनों राज्य क्या मानते थे, अपना अपना क्या है, क्षेत्र मानते थे। यानी अपना अपना डाटा इसको ऐड करते थे। छत्तीसगढ़ भी इसको शामिल करता था कि यह जो किरार घाटी है वो क्या है, हमारा हिस्सा है। और मध्य प्रदेश भी क्या करता था, इस किरार घाटी वाले क्षेत्र को क्या है, अपने को ऐड करता था। तो दोस्तों कई बुक में आपको
कई बुकों में आपको जो नेशनल लेवल के हैं वो आप देख लेंगे कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,245 देखने को मिल जाएगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जो मध्य प्रदेश की स्टेट की बुक में डाटा क्या मिलेगा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो सर यह जो अंतर आ रहा है वो अंतर क्यों आ रहा है, यह जो अंतर आ रहा है वो 7 वर्ग किलोमीटर को क्यों आ रहा है? क्या अभी भी यह विवाद चल रहा है, क्या अभी भी यह विवादग्रस्त है? तो हम देख लेते हैं दोस्तों, यह विवाद काफी लंबे समय तक चलता रहा। यह विवाद क्या है, काफी लंबे समय तक चलता रहा। और कितने एरिया को लेकर, 7 वर्ग किलोमीटर को एरिया को लेकर इन दोनों राज्यों में विवाद चलता रहा। लेकिन फिर जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार बनी और क्या है यहाँ पर क्या है व्यवस्थाएं बनी कि भैया जो मतलब जो विवाद है इसको क्या है सुलझा लिया जाए। तो जैसे ही सुलझा लिया जाए तो जो 7 किलोमीटर का जो वर्ग क्षेत्रफल था यानी किरार घाटी का, इसको क्या है मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया, यानी मध्य प्रदेश को यह क्षेत्र दे दिया गया। तो अब यह जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था अब हो गया दोस्तों 3,08,252 जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा। तो अब यह दोस्तों ऑफिशियल डाटा हो गया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किरार घाटी का विवाद किन दो राज्यों के बीच चला था? आप आंसर कर देंगे सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच किरार घाटी का विवाद था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में किरार घाटी का विवाद संबंधित था? तो आप देख लेंगे सर अनूपपुर जिला में था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किरार घाटी का विवाद कितने वर्ग किलोमीटर को लेकर था? तो आंसर कर देंगे सर यह 7 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल के लिए विवाद चल रहा था। अब दोस्तों यह तो हमने क्या देख लिया, विवाद देख लिया। दोस्तों हमने जब भौगोलिक विस्तार के बारे में आपसे बात की थी, भौगोलिक विस्तार के बारे में जब आपसे हमने बात की थी तो हमने अक्षांशीय स्थिति देखी थी, देशांतरीय स्थिति भी मध्य प्रदेश की देखी थी ना। अब हम देख लेते हैं दोस्तों IST भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। अब सर ये वाला क्यों पढ़ा रहे हैं सर, ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी का टॉपिक है लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश से भी तो गुजरती है ना, क्योंकि भारत का जो समय है वो कहां से लिया जाता है, इसी लाइन से लिया जाता है, इसी देशांतर से लिया जाता है। तो यहां पर हम थोड़ा नक्शा बना लेते हैं कि यह हमारा जैसे भारत का यह नक्शा है, यह क्या है भारत का एक नक्शा है। और हम इस यहां से देख लेंगे कि यूपी से ये वाला जो स्टैंडर्ड लाइन है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। क्या है, इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। और यह कौन सा देशांतर है आप देख लेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है, पूर्वी देशांतर है। सर इसका उद्देश्य क्या है, तो हम देख लेंगे कि यह भारत का मानक समय यानी भारत का समय का मापन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यानी आप देखेंगे जो हमारी घड़ियां जो समय बताती हैं वो कहीं ना कहीं इसको हम फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और यह गुजरता कहां है, तो आप देख लेंगे सर यूपी में एक जगह है और वह जगह है इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद के नैनी से यह लाइन क्या है गुजरती है। कहां से गुजर रही है, नैनी से गुजर रही है। और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती। हम देख लेते हैं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं यूपी है हमारा, MP है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है।
तो भारत की ये क्या है, 5 राज्य हैं जहां से क्या है आईएसटी गुजर रही है, भारतीय मानक समय गुजर रहा है, यहां से जो लाइन गुजर रही है। और यह ग्रीनविच टाइम से, यह ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितनी है दोस्तों, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो दोस्तों यह तो क्या है आईएसटी है, भारतीय मानक समय रेखा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या है भारत ने अपनाया है। और यह भारत के यूपी के इलाहाबाद से गुजरता है, नैनी से, और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जैसा कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जब यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है तो एक राज्य हमारा क्या है, यहां पर मध्य प्रदेश भी आता है, यानी प्यारा हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं, एक नया फैक्ट, कि जो भारतीय जो मानक समय रेखा है, इसको नेपाल प्लस श्रीलंका ने यही भारतीय मानक समय रेखा को क्या है अपनाया, यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसी को क्या है इन देशों ने भी अपना क्या है स्टैंडर्ड समय वो टाइम जो ना इन्होंने क्या है एक्सेप्ट किया है। तो यह तो क्या है भारतीय मानक समय रेखा है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा है एमपी के संदर्भ में हम देख लेते हैं। दोस्तों जब हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, जैसे मैं यहां पर एक नक्शा बना दे रहा हूं मध्य प्रदेश का, तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, ये वाला जो भाग है हमारा, यहां से ये क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों, यहां पर एक जिला आ रहा है, और यहां पर जो जिला आ रहा है और उस जिले का नाम है सिंगरौली। क्या है दोस्तों, सिंगरौली। तो यहां पर आईएसटी से केवल भारतीय मानक समय रेखा से क्या है एक क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है। तो एकमात्र क्या है यह जिला है, एकमात्र जिला जहां से क्या है भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश से क्या है गुजर रही है। और कौन सा जिला है वो है हमारा सिंगरौली जिला। और वहीं अगर शहर की बात पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा के नजदीक मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है, तो वह आएगा रीवा। क्या आएगा दोस्तों, रीवा आएगा। तो यह तो क्या है हमने भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में देख लिया कि भारतीय मानक समय रेखा हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है, जिससे क्या है समय का निर्धारण होता है। और यह सिंगरौली से क्या है गुजर रही है, जो एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश का। सबसे निकटतम शहर क्या है आईएसटी के, यानी रीवा। फिर हम देख लेते हैं कि दोस्तों मध्य प्रदेश का जैसा कि हमने विस्तार बताया था, पूरब से पश्चिम विस्तार है। तो यहां पर क्या है देशांतर, यहां पर लाइन गुजर रही है। तो आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश का जब स्टार्टिंग हो रहा था तो 74 डिग्री 9 मिनट हो रहा था, और यहां पर क्या था 82 डिग्री 48 मिनट तक क्या है इसका विस्तार पाया जा रहा था। तो आप देखेंगे यानी 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट तक, तो आप देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का अंतर आता है। यानी समय में हमारे मध्य प्रदेश में 34 मिनट का यानी आधे घंटे का क्या है अंतर आता है। सर आधे घंटे का अंतर कैसे आया, मान लो सिंगरौली में यहां पर सूर्योदय होगा, तो सबसे पहले सिंगरौली में सूर्योदय होगा, इसके आधे घंटे यानी 30 मिनट बाद यहां पर सूर्योदय अलीराजपुर में होगा। क्योंकि आधा घंटा जो 30 मिनट पहले सूर्य कहां निकलेगा, सिंगरौली में निकलेगा। फिर 30 मिनट बाद सूर्य कहां दिखाई देगा, हमें अलीराजपुर में दिखाई देगा। तो यह क्या है यानी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगभग पूरब से पश्चिम में 34 मिनट का अंतर है समय के निर्धारण। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आया आपको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।
अब देख लेते हैं दोस्तों कर्क रेखा, कर्क रेखा के संदर्भ में। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर्क रेखा देख लेते हैं कि कर्क रेखा की इंपॉर्टेंट जानकारी। तो दोस्तों जैसा कि हमने जब भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा, तो हम देखें कि यह हमारी पृथ्वी है और यहां से एक इमेजिनरी लाइन हमने क्या है चारों तरफ खींच दी है और इसको क्या कहा जा रहा है, इसको 0 डिग्री लाइन कहा जा रहा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है दोस्तों, यानी जब हम, और इसको क्या कहा जा रहा है, इस लाइन को कहा जा रहा है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जैसे ही हम उत्तर में जाएंगे, यानी ऐसे ये जो अक्षांश चल रहे हैं, यह अक्षांश उत्तरी अक्षांश है और ऐसे जो अक्षांश चलेंगे यह अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश है, इनको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है दोस्तों, मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। दोस्तों यह क्या है, तापमान का निर्धारण करती हैं, जो अक्षांश है क्या करते हैं, टेम्परेचर जोन का क्या है, निर्धारण करते हैं। यानी सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा और मकर रेखा से कभी क्या है बाहर नहीं जाती हैं, और जब भी बाहर जाएंगी तो क्या है, सूर्य यहां पर डायरेक्ट शाइन नहीं करेगा, यहां पर कैसा यानी यहां तिरछा शाइन करेगा। ये जो सूर्य की जो किरणों की जो रेखा है वो यहां से बाहर सीधी नहीं पड़ेगी बल्कि तिरछी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो कर्क रेखा और मकर रेखा है यह सूर्य की किरणों की क्या है, एक सीमा रेखा है, इसके बाहर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में, क्योंकि भारत से ही कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कर्क रेखा के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब हम कर्क रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यह 3 महाद्वीपों से गुजरती है, यह 3 महाद्वीपों से गुजरती है। और वह 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो आप देख लेंगे कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और वहीं से एशिया महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। फिर हम देख लेंगे कि कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। दोस्तों जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो एक एक देश क्या है आपके सामने में यहां पर डिस्कस करूंगा कि कर्क रेखा अफ्रीका के कितने देशों से गुजर रही है, नॉर्थ अमेरिका के कितने देशों से गुजर रही है और एशिया के कितने देशों से कर्क रेखा यहां पर गुजर रही है। तो एक एक देश हम क्या है बहुत सारी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर आप चूंकि क्या है हमारा सब्जेक्ट है एमपी, तो हमें उतना ही यहां पर डिटेल से पढ़ना है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे 18 देशों से कर्क रेखा गुजर रही है, जिनमें से इन 18 देशों से में हमारा एक देश भारत भी है। इन 18 देशों में एक देश हमारा भारत भी है। तो भारत के संदर्भ में हमें कर्क रेखा देखनी है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है।
दोस्तों यहां तक बात आपको समझ में आ रही है कि कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है और इन 18 देशों में भारत भी है हमारा। ठीक है दोस्तों, जब हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप देखेंगे सर यह 8 राज्यों से गुजरती है। हम देख लेंगे कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो हम देख लेंगे हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हम देख लेंगे झारखंड, फिर हम देख लेंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और क्या हो गया, मिजोरम हो गया। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। हम काउंट कर लेते हैं, राजस्थान 1 हो गया, गुजरात दूसरा हो गया, मध्य प्रदेश तीसरा हो गया और छत्तीसगढ़ 4th हो गया, झारखंड 5 हो गया और पश्चिम बंगाल 6 नंबर का हो गया और त्रिपुरा 7 नंबर का हो गया और मिजोरम 8वें नंबर का हो गया। तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है। फिर हम देख लेते हैं कि जो कर्क रेखा है सबसे कम कहां से गुजर रही है, तो सबसे कम राजस्थान से गुजर रही है। यानी जो कर्क रेखा है भारत में सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। कहां से गुजरती है, सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। और सबसे अगर हम ज्यादा देखें तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा कहां से गुजर रही है, यानी यह मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा। तो कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गुजरती है और सबसे कम कर्क रेखा कहां गुजर रही है, राजस्थान में गुजर रही है 26 किलोमीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो यह तो हमारा क्या है, कर्क रेखा से हमने क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर लिए। अब हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर्क रेखा का और डिटेल से अध्ययन करना है कि मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर हमारी क्या है कर्क रेखा निकल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि सर आ गया समझ में। अब हम यहां मैपिंग से समझ लेते हैं कर्क रेखा को, है ना दोस्तों। मैपिंग से देख लेते हैं कर्क रेखा की स्थिति। तो चलिए हम मैप बना लेते हैं यहां पर एमपी का। ये हमारा मैप बनना स्टार्ट हो गया। दोस्तों आप मेरे साथ क्या है मैपिंग करिए, तो इससे क्या है आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाना आ जाएगा, है ना दोस्तों। इससे क्या है आपको मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना आ जाएगा, क्योंकि जो चीज हम नक्शे से समझ सकते हैं वह हमें बुकों से एकदम समझ में नहीं आई। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे मेरे साथ वैसे वैसे आपका कंसेप्ट क्या है एकदम क्लियर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कर्क रेखा यहां पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कर्क रेखा हमारे कुछ इस टाइप से गुजर रही है। तो यानी कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कुछ इस टाइप से गुजर रही है, जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट रही है। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश को कैसे बांट रही है, 2 भागों में क्या है डिवाइड कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो कर्क रेखा है यह क्या है, यह कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और यह मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल से गुजरती है, क्षेत्रफल से गुजरती है। भारत में सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य के क्षेत्रफल से गुजरती है, तो आप आंसर करेंगे सर मध्य प्रदेश से गुजरती है। फिर हम देखेंगे यहां से दूसरा पॉइंट उठा लेंगे कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजर रही है। यानी कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के 14 जिले आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं,
14 जिले यहां पर मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं कि यहीं पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक जो विभाग है मालवा का पठार, और यह मालवा की पठार से बिल्कुल क्या है, बीचों बीच से यहां से गुजर रही है। देखो दोस्तों, मैं यहां पर, ये मालवा का पठार है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये मालवा की पठार से क्या गुजर रही है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। तो आप देखेंगे, मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं यहां पे कि मालवा के बीचों बीच से, ठीक है दोस्तों। तो जो कर्क रेखा है वो मालवा पठार के यहां से ये बीचों बीच गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। फिर वहीं देखेंगे दोस्तों, अनूपपुर में एक नदी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक नदी निकल रही है, और इस नदी का नाम, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और आप देखेंगे इस नदी का नाम है नर्मदा, मां नर्मदा। मां नर्मदा। तो कर्क रेखा के जो नर्मदा नदी है वो क्या है, समानांतर है। जो तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कर्क रेखा किस नदी के समानांतर निकलती है, या नर्मदा नदी किस अक्षांश किस रेखा के मतलब समानांतर बहती है, तो आप आंसर करें सर कर्क रेखा के समानांतर बहती है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी बहती है, तो आप आंसर कर देंगे सर नर्मदा नदी बहती है। इसी कारण नर्मदा को कर्क नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क नदी, क्योंकि यह नर्मदा नदी के क्या है, समानांतर बह रही है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, कर्क नदी भी यहां बोला जा रहा है। आप देखेंगे यहीं पर बघेलखंड मिल जाएगा आपको ऐसे। तो आप देखेंगे कि बघेलखंड को भी कर्क रेखा बघेलखंड को दो भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है, दो भागों में यहां इसको बांट रही है ना। तो यह सब क्या है, यह कर्क रेखा से हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर कवर हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से यहां पर निकल रही है, हम 14 जिले भी आपको बता रहे हैं कि 14 जिले कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के 14 जिले, आप देखेंगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, रतलाम से कर्क रेखा गुजर रही है, उज्जैन से कर्क रेखा निकल रही है, ठीक है दोस्तों। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, आप मेरे साथ दोहराइए, आगरमालवा, या बोलिए आगरमालवा, क्योंकि अगर शाजापुर अलग हो गया तो क्या है, अब शाजापुर से नहीं गुजरती है। आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। तो दोस्तों ये 14 जिले जो हमारे कर्क रेखा पर क्या है, पड़ रहे हैं, यानी 14 जिलों से होकर क्या है, कर्क रेखा यहां से निकल रही है। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं एमपी के जहां से क्या है, कर्क रेखा निकल रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके
सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा निकलती है। तो भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है पूरे ऑल एमपी का जिसके सभी जिलों से क्या है, कर्क रेखा गुजर रही है। भोपाल से निकल रही है हमारी, है ना, सीहोर से निकल रही है, विदिशा से निकल रही है। तो ऐसी ऐसी भोपाल के जो जिले हैं उनसे सब में क्या है, कर्क रेखा यहां से गुजर रही है। तो एकमात्र संभाग है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे बता दिया कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूं कि कर्क रेखा भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है। आप आंसर कर देंगे सर यह मध्य प्रदेश से गुजर रही है। फिर आप आंसर कर देंगे सर कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है ना। फिर मैं पूछूंगा आपसे, मैं पूछूं कि किस पठार के कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है, तो आप आंसर कर देंगे सर यह मालवा के पठार से बीचों बीच से निकल रही है। मैं पूछूंगा आपसे कि सर डियर स्टूडेंट कि कर्क रेखा किस नदी के समानांतर बहती है, आप आंसर करेंगे सर नर्मदा नदी के बहती है। फिर आप बताना कि कर्क रेखा किस पठार को दो भागों में बांटती है, आप आंसर करेंगे सर बघेलखंड को दो भागों में बांटती है ना। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस संभाग के सभी जिलों से होकर गुजरती है, तो आप आंसर कर देंगे सर आपने भोपाल संभाग हमें क्या है बताया था। तो यह तो क्या है, हमारे कर्क रेखा से जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो हमारे क्या है बन गए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यही आप देखेंगे कि यह एक नदी निकल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वह नदी कौन सी है हमारी, माही। कौन सी नदी है दोस्तों, माही नदी है। और माही नदी देख लेंगे दोस्तों, कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्या है आंसर टाइप कीजिए। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, ठीक है दोस्तों, या भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, ठीक है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्या है वहां पर आंसर टाइप करेंगे। तो कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है, यह हमने देख लिया। दोस्तों कर्क रेखा है जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या है सबसे बड़ा दिन होता है, यानी यहां 21 जून को क्या है सूर्य परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, चमकेगा, यहां पर लंबवत चमकेगा। तो इन 14 जिलों में क्या है नो शैडो जोन होगा, यानी कोई छाया यहां व्यक्ति की नहीं बनेगी। मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे ऊपर क्या है सूर्य चमक रहा है 21 जून को, ठीक है, और मैं इन 14 जिलों में से किसी एक जिले में हूं, तो मेरी आप देखेंगे मेरी जो छाया होगी बिल्कुल नो छाया जोन होगा, यानी यहां पर कोई मेरी शैडो नहीं बनेगी, और मेरी जो शैडो होगी बिल्कुल एकदम पैरों के नीचे होगी, क्योंकि सूर्य क्या हो रहा है बिल्कुल सर के ऊपर चमक रहा है। कब चमक रहा है, 21 जून को चमक रहा है ना। तो यहां पर क्या है 21 जून को सूर्य इन 14 जिलों में बिल्कुल परपेंडिकुलर साइन होता है, यानी सीधे क्या है लंबवत चमकता है, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं केंद्रीय बिंदु, हम देख लेते हैं अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु कौन सा है, और आप विभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु कौन सा है, पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु कौन सा है, पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु कौन सा है, भारत का केंद्रीय बिंदु कौन सा है, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु कौन सा है। तो यह सब चीज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय बिंदु, अब हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, एक मिनट, अब हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु, तो हमें केंद्रीय बिंदु डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु, अखंड भारत का, अखंड भारत का, अविभाजित भारत का,
अविभाजित भारत का देख लेंगे। फिर हम भारत का केंद्रीय बिंदु देख लेंगे, भारत का। फिर हम मध्य प्रदेश का देख लेंगे, मध्य प्रदेश का। और हम पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय बिंदु। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यहां से क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं केंद्रीय बिंदु से। तो हम देख लेते हैं। दोस्तों हम बात करें अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु के बारे में, तो अखंड भारत का मतलब है कि हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो बहुत विशाल है। क्या है, बहुत विशाल है। तो हम यहां पर बना रहे हैं हम वो अखंड भारत क्या है, बना रहे हैं। तो यह क्या है, अखंड भारत है। इसमें आप देखेंगे हमारा अफगानिस्तान भी आ रहा है, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान भी आ रहा है, और इसमें आप देखेंगे ये बांग्लादेश भी आ रहा है, इसमें म्यांमार वाला क्षेत्र आ रहा है, और इसमें थाईलैंड वाला, यह सब आ रहा है। तो यह क्या है, सब हमारे अखंड भारत का क्या है, पूरा एक क्षेत्र है अखंड भारत। तो अखंड भारत में हमारा पूरा अफगानिस्तान आ गया, पूरा पाकिस्तान आ गया, इसमें बांग्लादेश भी आ गया, इसमें हमारा म्यांमार ही आ गया, और थाईलैंड वाला क्षेत्र भी यहां पर आएगा। तो इसको बोलते हैं अखंड भारत। और इस यहीं आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक जगह है बैतूल के बरसाली। क्या है, बैतूल का बरसाली। क्या है, बैतूल का बरसाली। तो यह क्या है, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है, यानी अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है। यह केंद्रीय बिंदु, यानी यह जो बिंदु है इन सबके क्या है, बीच में है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बैतूल जिले क्या है, बरसाली को। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक वो पाया गया था, एक अभिलेख पाया गया था, तो उस आधार पर इसको क्या है, बैतूल के बरसाली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पूरे अखंड भारत का क्या है, केंद्रीय बिंदु कहा जा रहा है। अब हमको देखना है अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु। क्या देखना है दोस्तों, अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु, अविभाजित भारत का। तो दोस्तों जब हम अविभाजित भारत के बारे में बात करते हैं, जब हम भारत के अविभाजित भारत की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह, इसमें क्या आ गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। इसमें क्या है, यह पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश इसमें शामिल है, तो आप देखेंगे यहां पर मध्य प्रदेश की एक जगह है कटनी जिले में, एक जिला है मध्य प्रदेश का कटनी, कटनी जिला। और यहां पर एक जगह है करौंदी, करौंदी, वर्तमान में इसका नाम है मनोहर ग्राम, मनोहर ग्राम। तो यह जो जगह है, यह अखंड भारत का, यह सॉरी अविभाजित भारत का, अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है।
तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु कौन था। अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल थे, हमारा पाकिस्तान शामिल था, अफगानिस्तान भी उस समय शामिल था, बांग्लादेश भी उस समय शामिल था, म्यांमार भी शामिल है और थाईलैंड वाला क्षेत्र भी यहाँ पर क्या है शामिल है। तो यह अखंड भारत का क्या है, ये क्षेत्रफल है जिसका केंद्रीय बिंदु क्या था, बैतूल जिले का बरसाली एक स्थान है, वह क्या पूरे अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु था। फिर बात कर रहे हैं हम अविभाजित भारत की, तो अविभाजित भारत में हमारा पाकिस्तान आ गया और बांग्लादेश आ गया। और अविभाजित भारत का जो केंद्रीय बिंदु है वह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक जगह है करौंदी, और यह करौंदी का वर्तमान नाम मनोहर ग्राम है। और मनोहर ग्राम यह अविभाजित भारत का क्या है, केंद्रीय बिंदु है। क्या है दोस्तों, केंद्रीय बिंदु है। तो यहां पर दोस्तों आपको 2 पॉइंट हमने क्या है यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें तीसरा पॉइंट देखना है कि भारत का केंद्रीय बिंदु कौन है, कौन सी जगह है, कि भारत का केंद्रीय बिंदु किस जगह को कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए भी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या है आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखेंगे यह तो क्या है हमारा अविभाजित भारत है दोस्तों, और इसमें हम देखेंगे कि वर्तमान भारत का जो केंद्रीय बिंदु क्या है, तो आप देखेंगे यहीं पर मध्य प्रदेश में एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है, यह क्या है भारत का केंद्रीय बिंदु है। भारत का केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय बिंदु भारत का केंद्रीय बिंदु है। और भारत का जो केंद्रीय बिंदु है किसको कहा जाता है, तो विदिशा जिले, मध्य प्रदेश का एक जिला है और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, विदिशा जिले। तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को भारत का क्या है केंद्रीय बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बिंदु कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सर ये विदिशा जिले को कहा जाता है। फिर हम वहीं देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु किसे कहा जाता है। तो मैं आपको मैपिंग से समझाऊंगा दोस्तों। मैं पूरी एमपी जब आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरी मैपिंग के आधार पर मैं आपको एमपी कराऊंगा, जिससे क्या है आपका क्या है एकदम दिमाग में जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा पूरा छप जाए एकदम, और आपको क्या है बार बार आपको रिवाइज करने की क्या है जरूरत ना पड़े। तो मैं इस तरह से आपको एमपी यहां पर कवर कराऊंगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या आप सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए और जरूरतमंद लोगों तक क्या है आप पहुंचा दीजिए। अब हम वही देखते हैं मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु। तो हम देखेंगे यहां पर एक जिला है और उस जिले का नाम क्या है, सागर है। क्या नाम है, सागर जिला है। और सागर जिले को ही मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय बिंदु कहा जाता है। यहीं पर आप देखेंगे दोस्तों एक जगह और है उज्जैन में, और उज्जैन की वो जो जगह है उसका नाम है मंगलनाथ। उस जगह का क्या नाम है दोस्तों, मंगलनाथ। और मंगलनाथ को दोस्तों पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मंगलनाथ को कहा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारा डिटेल से अध्ययन कर लिया है। हमने क्या है आईएसटी पढ़ लिया है, भारतीय मानक समय रेखा को हमने पढ़ लिया है। हमने मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाओं को पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण नदी पर्वत किस प्रकार से कर रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में कौन कौन सी डायरेक्शन या दिशा
कि क्या है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री को क्या है डिफाइन कर रहे हैं। फिर हमने मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों के बारे में वहां पर डिस्कस कर लिया है। फिर हमने मध्य प्रदेश का कर्क रेखा के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने वर्ल्ड में भी मध्य कर्क रेखा के बारे में डिस्कस कर लिया है कि जो कर्क रेखा है वो किन किन महाद्वीपों से गुजर रही है, कितने देशों से गुजर रही है ना, भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, सबसे ज्यादा किस राज्य से कर्क रेखा गुजर रही है, सबसे कम किस राज्य से वहां पर कर्क रेखा गुजर रही है। फिर हमने एमपी के संदर्भ में भी देख लिया कि कर्क रेखा किस नदी के समानांतर गुजर रही है, कितने जिलों से गुजर रही है कर्क रेखा, है ना दोस्तों। हमने ये देख लिया किस पठार के बीचों बीच से गुजर रही है, किस पठार को दो भागों में बांट रही है, कर्क नदी किसको कहा जाता है, और कौन सी नदी कर्क रेखा को दो भागों में क्या है दो बार काट रही है, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काट रही है। तो यह सब हमने क्या है इस बार लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम मध्य प्रदेश का क्या है बहुत सारा अध्ययन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।